नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में 5 लाख तक का होगा फ्री इलाज। चिरायु आयुष्मान हरियाणा योजना गरीबों के लिए बनी वरदान। हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के लिए चलाई जा रही अनेक योजनाएं। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र बनेगा हॉट वेदर शो। कानून व्यवस्था और सुसाइड केस पर विपक्ष करेगा हंगामा। 26 दिसंबर से बुलाया जा सकता है सत्र। पाक जासूसी और टेरर फंडिंग मामला, आरोपी वकील रिजवान की बड़ी 4 दिन की रिमांड। जांच के दौरान होंगे बड़े खुलासे। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं। इनमें से एक है हरियाणा आयुष्मान चिरायु योजना। इसके तहत लोगों का 5 लाख का इलाज फ्री में होगा। यह योजना गरीबों के लिए एक वरदान है, क्योंकि वे अच्छी तरह अपना इलाज करवा सकते हैं। फ्री में इलाज करवाने के लिए लाभार्थी का 1500 रुपए खर्च आएगा, जिससे परिवार का आर्थिक आय वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फॉर्म अप्रूव होने के बाद 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसका ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जा चुका है। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। हरियाणा के वो नागरिक जो आयुष्मान भारत योजना की सालाना आय की पात्रता को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए राज्य सरकार ने नवंबर 2022 में एक नई हेल्थ स्कीम की घोषणा की। चिरायु हरियाणा केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का ही एक तरह से विस्तार है। इस योजना को चिरायु आयुष्मान हरियाणा और चिरायु हरियाणा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत 1,80,000 रुपए से ज्यादा की वार्षिक आय वाले परिवार बहुत ही मामूली प्रीमियम देकर 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज पा सकते हैं। हरियाणा के मानेसर में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड बांटकर इस योजना की शुरुआत की थी। हरियाणा विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र छोटा भले ही हो, लेकिन इसमें गर्मी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में संभावित यह सत्र कई राजनीतिक तूफानों का केंद्र बनने जा रहा है। विपक्ष पहले ही संकेत दे चुका है कि खिलाड़ियों की मौत से लेकर कानून व्यवस्था और प्रशासनिक चूक तक हर मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में सत्र को लेकर निर्णय होगा। माना जा रहा है कि 26 दिसंबर से सत्र बुलाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह 31 दिसंबर तक चलने की उम्मीद रहेगी। शीतकालीन सत्र में सबसे पहले रोहतक के लाखन माजरा गांव के युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी और बहादुरगढ़ के अमन की पोल गिरने से हुई दर्दनाक मौत का मुद्दा सदन में जमकर गूंजेगा। ये मामला खेल अवसंरचना और रखरखाव की बदहाली को उजागर करता है, जिससे विपक्ष सरकार की लापरवाही करार देने की तैयारी में है। और कांग्रेस की ओर से काम रोको प्रस्ताव लाने की संभावना भी जताई जा रही है, ताकि इस केस पर सदन की पूरी कार्रवाई रोकी जाए और व्यापक चर्चा कराई जा सके। कई ओर से विपक्ष को घेरने की योजना बना चुका है, जबकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, और जबकि सरकार हर मामले की पारदर्शी जांच और समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। नूंह जिले में चल रहे पाकिस्तानी जासूसी और टेरर फंडिंग मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्य आरोपी युवा वकील रिजवान को सीजीएम छवि गोयल की अदालत ने 4 दिन की अतिरिक्त पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं उसके साथ ही मिठाई विक्रेता अजय अरोड़ा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ताबड़ू अस्पताल में मेडिकल के बाद दोनों की कोर्ट सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया और जांच अधिकारियों ने रिमांड की आवश्यकता को लेकर विस्तृत जानकारी अदालत को दी। पुलिस के मुताबिक रिजवान हवाला चैनलों के जरिए विदेश में धन लेकर पंजाब में देश विरोधी गतिविधियों को फंड करता था। उसके बैंक खातों में भारी संदिग्ध लेन देन मिले हैं और वह लगातार पंजाब के कई हिस्सों में आना जाना करता था। और पूछताछ में रिजवान ने स्वीकार किया है कि उसने करीब 35 लाख रुपए अजय अरोड़ा को दिए, जबकि अलग अलग रकम पंजाब के विभिन्न जिलों में भी पहुंचाई गई। अजय ने यह राशि अपने दुकान मालिक परमजीत चड्डा को दी, जो फिलहाल विदेश में है। और इसी चेन में अमृतसर जालंधर से गिरफ्तार आरोपियों की भूमिका भी सामने आई है। और अब तक इस नेटवर्क में कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सभी के बैंक खातों का गहन विश्लेषण किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि रिजवान की नई रिमांड से नेटवर्क के और लिंक, मनी ट्रेल और संभावित विदेशी कनेक्शनों की जानकारी मिलने की उम्मीद है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की समीक्षा बैठक की और बैठक में उन्होंने कहा कि कृषि और बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का मूल्यांकन करते हुए यह देखा जाए कि अगले 10 वर्षों में इन क्षेत्रों में कौन कौन सी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। विभाग इस संबंध में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए
पूरे वर्ष एक स्पष्ट विजन के साथ प्रभावी प्लानिंग करते हुए कार्य करे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विभाग बदलते समय और घटती कृषि भूमि को ध्यान में रखते हुए किसानों को वर्टिकल फार्मिंग जैसी आधुनिक तकनीकों की ओर प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं, बदलावों और चुनौतियों को समझते हुए विभाग फ्यूचर रेडिनेंस की ओर से गति में आगे बढ़े। और मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें ऐसी तकनीक की तरफ बढ़ना है जिससे किसान फसल अवशेष को ना जलाएं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग और डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर मिलकर ऐसी तकनीक उपलब्ध कराने की दिशा में काम करें जिससे किसान पराली ना जलाएं और फसल विशेष किसान के खेत से सरलता से हट सके। उन्होंने कहा कि सभी विभाग भविष्य की दीर्घकालिक योजनाओं के लिए एआई उपयोग और डिजिटल गवर्नेंस को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में काम करें। एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार आत्महत्या मामले की जांच कर रही एसआईटी की सदस्य और चंडीगढ़ की एसएसपी कमलदीप कौर रिकॉर्ड लेने मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के कार्यालय पहुंची। सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव ने एसएसपी के मौके पर रिकॉर्ड मंगवाकर उपलब्ध करवा दिया और हालांकि कुछ रिकॉर्ड एसआईटी को देने के लिए उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया। यह मुलाकात लगभग 20 मिनट तक चली। एसआईटी ने हरियाणा सरकार से पूर्ण कुमार के सुसाइड नोट में शामिल अधिकारियों का रिकॉर्ड मांगा था और इसके अलावा रोहतक में पूर्ण कुमार के गनमैन के खिलाफ दर्ज केस से जुड़ा रिकॉर्ड भी मांगा गया था। इनमें से कुछ रिकॉर्ड एसआईटी को नहीं मिल पाए थे। लंबे इंतजार के बाद एसआईटी प्रमुख आईजी पुष्पेंद्र कुमार ने एसएसपी कमलदीप कौर और एसपी सिटी को खुद जाकर रिकॉर्ड लेने के निर्देश दिए। जब एसआईटी सुसाइड नोट में शामिल आरोपी अधिकारियों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर सकती है और आत्महत्या मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी 28 लोगों के बयान भी दर्ज कर चुकी है। इनमें अधिकतर रोहतक पुलिस के कर्मचारी हैं। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में एनआईए की टीम रेड करने पहुंची। जानकारी के मुताबिक एनआईए की 2 टीमें सुबह करीब 5 बजे ही शाहबाद में गन हाउस पर रेड करने के लिए पहुंच गई थी। एक टीम ने देवी मंदिर के ऊपर स्थित कालरा गन हाउस और दूसरी टीम ने उसके गन हाउस के मालिक के घर पर छापेमारी शुरू की और साथ ही परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की गई। हालांकि एनआईए की टीम और स्थानीय पुलिस मामले के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। रेड में कुरुक्षेत्र सीआईए 2 की टीम भी शामिल हुई। सूत्रों के मुताबिक रेड के दौरान भारी मात्रा में अवैध कारतूस और कुछ असला भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि एनआईए की ये टीमें पटना से शाहबाद पहुंची और सुबह 5 बजे से जांच में जुट गई थी। इस रेड के तौर पर तार डॉक्टर मॉड्यूल से भी जोड़कर देखे जा रहे हैं और 10 नवंबर को दिल्ली में हुए बम विस्फोट की जांच में जुटी एनआईए की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके चलते चर्चा है कि आतंकवादियों द्वारा हथियारों की खरीद फरोख्त के मामले से तार जुड़े हो सकते हैं, जिसकी जांच के लिए एनआईए ने गन हाउस पर रेड की है। इसी तरह पिछले सप्ताह करनाल में मिले हैंड ग्रेनेड के मामले के तार से भी इस रेड के तार जुड़े हो सकते हैं। रानी लक्ष्मण की शिक्षिका मनीषा मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम भिवानी रेस्ट हाउस से दिल्ली लौट गई। वहीं मनीषा के पिता संजय ने बताया कि शुक्रवार को प्रस्तावित बैठक स्थगित कर दी गई है और ग्रामीणों की कमेटी से बातचीत के बाद यह तय हुआ है कि पहले सीबीआई की टीम को अल्टीमेटम दिया जाएगा और इसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। फिलहाल मनीषा मौत मामले की जांच में जुटी टीम दिल्ली लौट चुकी है। मनीषा के पिता संजय ने बताया कि सीबीआई अधिकारियों से उसकी फोन पर बात हुई है। सीबीआई की टीम जल्द खुलासे की बात कर रही है। बातचीत में सीबीआई अधिकारियों ने दावा किया है कि एफएसएल की 2 रिपोर्ट लंबित हैं, जिसके नतीजे अभी तक नहीं आए हैं। इन नतीजों को लेने के लिए ही टीम दिल्ली लौटी है। हालांकि मनीषा मौत मामले में सीबीआई की टीम कई बार सभी संबंधित गवाहों से पूछताछ कर चुकी है। घटनास्थल का भी 8 से 10 बार टीम मुआयना कर चुकी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जिस कर्मचारी की ईमानदारी पर वरिष्ठ अधिकारी उंगली उठा दें, उसे सरकारी तंत्र में बनाए रखना शासन के लिए खतरा है। उसका पूरा ही तैयारी उनको प्रशासनिक मशीनरी की विश्वसनीयता पर चिन्ह लगा देगा। कोर्ट ने एक कड़ी टिप्पणी करते हुए हरियाणा पुलिस के एक कर्मचारी की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि याचिका को उसने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि याची हरियाणा पुलिस में 1988 में कांस्टेबल भर्ती हुआ था। करीब 37 वर्षों की सेवा के दौरान उसे कई पदोन्नति भी मिली, मगर अनुशासनहीनता, लापरवाही और कार्य में कोताही के आरोप लगातार उससे जुड़े रहे। 17 नवंबर 2025 को विभाग ने उन्हें 55 वर्ष होने पर पंजाब पुलिस रूल्स के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया और इसके लिए बकायदा उसे अगस्त से भी नोटिस भेजा गया। विभाग के इस फैसले के खिलाफ दायर याचिका में उक्त कर्मी ने कहा कि विभागीय जांच में दोषी होने पर अधिकतम सजा 4 वेतन वृद्धि रोकने का प्रावधान है। उसने एसीआर में की गई नकारात्मक टिप्पणियों को चुनौती देते हुए कहा कि उसके आधार पर भी अनिवार्य रिटायरमेंट का आदेश देना मनमाना और दंडात्मक कदम है। ये फैसला सेवा नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शिल्प और सरस मेले के साथ आज संपन्न होगा। 21 दिन तक चले इस मेले में आज अंतिम दिन सुबह से ही पर्यटकों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई। संभावना जताई जा रही है कि दोपहर बाद तक
यह भीड़ और बढ़ेगी। हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचने से शिल्पकारों के चेहरे भी खिले हुए हैं। उन्हें आज भी लाखों का कारोबार होने की उम्मीद है। बता दें कि 15 नवंबर से गीता महोत्सव का शुभारंभ शिल्प और सरस मेले के साथ ही हुआ था और महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक हुए, जबकि शिल्प और सरस मेला 15 नवंबर से शुरू हुआ था। इसका शुभारंभ राज्यपाल प्रोफेसर सिंह घोष ने गीता पूजन और घंटा बजाकर किया था। 21 दिन तक देश भर से आए शिल्पकारों की शिल्पकला को देखकर हर कोई हैरान रहा, तो उसके सामान की जमकर खरीदारी भी की गई और संभावना जताई जा रही है कि मेले के दौरान करोड़ों का कारोबार भी हुआ है और शिल्पकारों के चेहरे खिले हुए हैं। मेले के दौरान देश भर से आए लोक कलाकारों ने भी जमकर रंग जमाया और आज अंतिम दिन भी अनेक कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। देर शाम तक ये लोक कलाकार और शिल्पकार रवाना होने शुरू हो जाएंगे। हरियाणा में दिसंबर की शुरुआत में सर्दी अपने रंग में दिखने लगी है। कई जिलों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और वहीं प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के विभागाध्यक्ष ने बताया कि एक और पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी है, इससे मौसम में बदलाव हुआ है। 8 दिसंबर को फिर से ठंड बढ़ सकती है, परंतु 8 दिसंबर से उत्तर और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से विशेषकर रात्रि तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश का मौसम दोहरी मार वाला रहा। दिन में जहां अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे रहा, वहीं रातें भी सामान्य से अधिक ठंडी दर्ज की गई। प्रदेश के न्यूनतम तापमान की बात करें तो औसत तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई और यह सामान्य से 2.9 नीचे रहा। महेंद्रगढ़ जिले में प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।